सर, जय हिंद। डॉक्टर महेंद्र सिंह, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस, माफ करिए, यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर जा रहे हैं। ये यात्रा रूस की यात्रा के बाद हो रही है। उसी को लेकर, उसी संदर्भ में मुझे आपसे बातचीत करनी थी कि क्या ये यात्रा अमेरिका के प्रेशर में हो रही है? हम पोलैंड में होंगे, हम यूक्रेन में होंगे, मॉस्को को क्या मैसेज जाएगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज अमेरिका के लिए निकल रहे हैं। क्या दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है? कई सवाल हैं। एक सवाल ये भी है कि पोलैंड और यूक्रेन की बजाय अच्छा नहीं होता अगर प्रधानमंत्री मोदी एक दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश जाते, उनकी आवाम से मिलते, उनकी जो सेंटिमेंट है और उनको क्लियर करते कि नहीं, हम आपके खिलाफ कभी नहीं थे, हम पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ है, आपके साथ होंगे। कई सवाल हैं सर जो मेरे जहन में, जिनका जवाब मैं आपसे तलाशने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय यात्रा, 2 दिन पोलैंड में, 1 दिन शायद यूक्रेन में रहेंगे। किस प्रकार से आप इस यात्रा को देख रहे हैं? क्या ये अमेरिका के प्रेशर में की जा रही यात्रा है या फिर कुछ और आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए राजेश जी, ये इसमें हमें 2 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होगी। पहला कि ये यात्रा जो है, प्रधानमंत्री की रूस की यात्रा के बाद ही इस यात्रा के लिए अटकलें लगाई जाने लगी थी, क्योंकि जिस प्रकार से युद्ध के को लेकर जो भारत ने अपना स्टैंड बहुत पहले क्लियर कर लिया था। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था कि इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो वो साफ संदेश था। ये यात्रा, मुझे लगता है कि भारत ने अपनी जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को असर्ट करने के लिए ग्लोबल स्टेज पे भारत ये कर रहा है। इसके साथ ही जो हमारे एक सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, जो हम कहते हैं कि हमारी धरती बुद्ध की धरती है, युद्ध की नहीं, जो प्रधानमंत्री जिसकी बात करते हैं, तो ये साफ है कि हम किसी भी जो है वैश्विक समस्या के समाधान को युद्ध के जरिए होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, इनके प्रकाश में हमें इन दोनों देशों की यात्राओं को देखना चाहिए। इसके साथ ही भारत ने साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से जो एक यूरोसेंट्रिक व्यूज होता था ग्लोबल प्रॉब्लम्स को लेके, कि यूरोप की समस्या तो पूरे विश्व की समस्या है, लेकिन बाकी विश्व की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर बार बार कई बार कहें। तो ऐसे में साफ है कि हम पोलैंड इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि पोलैंड, और ये देखिए कि करीब 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की जो है पोलैंड यात्रा है, मोरारजी देसाई गए थे। तो भारत ने ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पोलैंड ने यूक्रेन युद्ध के दौरान जो हमारे डॉक्टर्स थे या बाकी जो स्टूडेंट्स थे जो फंसे थे, उनको वहां से निकालने में मदद की थी। और वहां करीब 25,000 के करीब भारतवंशी हैं, और उन्होंने और वहां की सरकार ने हमारी मदद की थी इन छात्रों को और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को युद्ध से बचाने के लिए, वहां से निकालने के लिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बाकी बायलैटरल रिलेशनशिप को जो स्ट्रेंथन करना है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसके अलावा ये प्रमुख बातें हैं। हाँ, यूक्रेन की यात्रा निश्चित रूप से आप देखिए कि बहुत दिलचस्प होगा कि 10 घंटे की ट्रेन यात्रा जो है करेंगे पोलैंड से कीव के लिए प्रधानमंत्री, और जो कई जो है वेस्टर्न लीडर्स ने जो यात्रा की है कीव जाने के लिए। तो ये साफ संदेश है कि भारत किसी भी स्तर पे, आप देखिए, हम युद्ध के खिलाफ हैं, हम किसी भी वैश्विक समस्या के समाधान के रूप में युद्ध को नहीं देखते हैं। हम शांति की, जो हमारी पंचशील का सिद्धांत हो या जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हो, हम उस पर अभी भी कायम है। हमारी विदेश नीति निश्चित रूप से, इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण संदेश है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहते हैं। हम किसी के दबाव में आके जो है हाँ, निश्चित रूप से अगर हम देखें तो डिफेंस के साथ को छोड़ दें, तभी भी रूस के साथ हमारे करीब $65 बिलियन का एनर्जी ट्रेड है और तमाम ऐसे जो है संबंध है। लेकिन उसके बाद भी हमने रूस को भी ये साफ व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि इसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाना चाहिए। तो इन सिद्धांतों को लेकर भारत जो है अपने विदेश नीति को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ये है सर कि पोलैंड में होंगे प्रधानमंत्री 2 दिन तक। पोलैंड नेटो का इस वक्त गढ़ है। यूक्रेन में होंगे, रूस के इलाके पर लगभग
30-35 किलोमीटर अंदर यूक्रेन घुस चुका है। यात्रा उस वक्त हो रही है जिस वक्त कहें तो रूस के ऊपर नेटो अब भारी पड़ने लगा है, हावी होने लगा है। तो एक क्या गलत मैसेज नहीं जाएगा पुतिन के लिए या यूक्रेन के अवाम के लिए, माफ करिए रूस के अवाम के लिए? नहीं, देखिए, यही यही जो एक थिन लाइन है, जो हमारी मल्टी अलाइनमेंट है हमारे फॉरेन पॉलिसी की, उसका टेस्ट यही है कि क्या हम दो विरोधी देशों के साथ एक साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम हैं। तो ये साफ है कि हमने अभी जुलाई में प्रधानमंत्री रूस जाते हैं और अगस्त में जो है वो यूक्रेन पहुंच जाते हैं, जो पहुंचने वाले हैं। तो अपने आप में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी ऐसे दिन जब यूक्रेन का नेशनल फ्लैग डे है। ये और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनके सबसे महत्वपूर्ण दिन जो है प्रधानमंत्री यूक्रेन जाते हैं, जो उनकी सॉवरेंटी को, यूक्रेन की सॉवरेंटी को असर्ट करने वाला दिन है, उन सॉवरेंटी को, उनकी संप्रभुता को आगे रखने, जो नेशनल फ्लैग डे है। तो ये क्या निश्चित रूप से इसके खतरे भी हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि इससे रूस पे के संबंधों पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या, या इससे क्या रूस जो है और रूस और चीन के संबंधों पे प्रभाव पड़ सकता है क्या, क्योंकि अगर पूरे युद्ध में देखें तो अगर खुल के किसी कुछ देशों ने अगर रूस का साथ दिया है इस युद्ध में, तो चीन है और ईरान है, तो और कुछ हद तक टर्की आप कह सकते हैं। तो ऐसे में भारत को अपने विदेश नीति का मूल्यांकन करके ही मुझे लगता है कि ये यात्रा की गई है, जो हमारे दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारी विदेश नीति के, आप कह सकते हैं कि हम शांति चाहते हैं पूरी वैश्विक व्यवस्था में, हम देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सम्मान करते हैं, शायद ये इस बात की, और हम भगवान बुद्ध की धरती हैं, जो हम किसी भी समस्या के समाधान के लिए युद्ध का रास्ता चुनने की बात चाहते हैं। दो तीन पॉइंट और हैं, क्योंकि एक खबर एक और आ रही है कि ली क्यांग जो है चीन के प्रीमियर या कहें प्रधानमंत्री, वो बेलारूस की यात्रा पर जा रहे हैं। और ये यात्रा उस वक्त हो रही है जिस वक्त बेलारूस और चीन ने पोलैंड की सीमा पर एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, फिर वो रूस की यात्रा पर भी जा रहे हैं। तो क्या एक बेलारूस के ऊपर प्रेशर भी बनाया जा रहा है, या कहें कि एक टकराव की स्थिति बन रही है? देखिए, निश्चित रूप से बेलारूस जो है वो एक तरीके से आप कहें कि रूस का सबसे क्लोजेस्ट एलाई है, खासकर सोवियत डिसइंटीग्रेशन के बाद। और इस पूरे युद्ध में बेलारूस ही ऐसा देश था जिसने खुल के जो है रूस का साथ दिया। अगर हम CIS कंट्रीज के बारे में बात करें, जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कंट्रीज थे, तो ऐसे में चीन लगातार इस कोशिश में है कि जो एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था की अवधारणा पे वो काम कर रहा है, जिसमें वो पश्चिमी देशों को, अमेरिका के नेतृत्व में जो है उनको, उनके ऊपर जो है कहीं न कहीं किसी भी तरीके से प्रहार करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चीन किसी भी स्थिति में ये नहीं। जब आप कह रहे थे ना सर, जब आप कह रहे थे तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया, कहीं जिस प्रकार से रूस हो रहा है, कहीं चाइना बेलारूस को भी ये बताने की कोशिश तो नहीं कर रहा है कि यस, अब रूस आपके साथ खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आपके साथ खड़े रहेंगे पोलैंड के खिलाफ, क्या ये, और यूक्रेन के खिलाफ, क्या ये मैसेज भी तो देने की कोशिश हो सकती है सर? मुझे लगता है कि हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन चीन चीन जो है अभी ये कोशिश चीन की लगातार बनी हुई है कि वो रूस के साथ दिखे। हालांकि वो आप देखिए, रूस की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि रूस इतना लंबा इस युद्ध को खींच पाए, और वो भी तब जब यूक्रेन को पूरा का पूरा अमेरिका और पश्चिमी देशों का, यूरोपियन कंट्रीज का खुल के समर्थन था, सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से। तो अभी मुझे लगता है कि रूस को मुश्किल में डालने की कोशिश चीन नहीं करेगा, और उसकी ये कोशिश होगी कि मिलके जो है कहीं न कहीं एक जो वैकल्पिक व्यवस्था है, जो जो एक, जिसको सिविलाइजेशनल क्लैश भी कह सकते हैं आप, जिसको जो आइडियोलॉजिकल क्लैश भी कह सकते हैं, तो वो एक जो है उसमें रूस की साझेदारी चीन को आवश्यक है। तो ऐसे में, और इसमें देखिए, इस युद्ध में अगर रूस सस्टेन कर सका है तो उसमें भारत की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। हमने जिस प्रकार से उनका तेल खरीदा है, क्योंकि उनके तेल और गैस के जो है, जो यूरोपियन बायर्स थे, उन्होंने करीब करीब जो है एक तरीके से उस पर रोक लगा दी थी।
तो ऐसे में रूस भी अहम रोल है। दो पॉइंट और मुझे समझना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अमेरिका जा रहे हैं आज, 5 दिवसीय उनकी यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका जा रहे हैं। रक्षा मंत्री की विजिट के पीछे क्या कारण देख पा रहे हैं? क्या जिस प्रकार से 404 इंजन देने में देरी की जा रही है, अपाचे को देने में देरी की जा रही है, क्या जो एक रिलेशंस में थोड़ा सी टेंशन आ गई है, क्या उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी या कुछ और देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि 1991 के बाद जिस तरीके से भारत और अमेरिका संबंध एक तरीके से पुनर्परिभाषित हुए, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ, तो जो एक भारत सोवियत संघ के करीब माना जाता था, जो हमारी आर्थिक नीतियां जो सोवियत संघ के करीब थी, उसके बाद लगातार हम अपने रिश्तों को, अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं उसको पुनर्परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे वो न्यूक्लियर डील रही हो, उसके बाद अब जो है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुद्दे तक हम पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि जो प्रमुख बातें हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके हैं, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश जो है उसमें हम चाहते हैं कि रूस के साथ या अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के साथ जिस संबंध में हम समझौते करते थे, तो वो समझौते, और मेड इन इंडिया की बात, जो मेक इन इंडिया की बात है, तो वो ये प्रमुख मुद्दे हैं। मुझे लगता है उस पे जो बातचीत होगी वो किस तरीके से उन गतिरोधों को दूर किया जाए, क्योंकि भारत कतई नहीं चाहता, जो हमारे डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, कि हम अभी भी जो डिफेंस या मिलिट्री आर्म्स हैं उनको हम इंपोर्ट करें। और एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है ब्रह्मोस का, जिस तरीके से रूस के साथ हमने समझौता करके जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट शुरू किया। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये कोशिश होगी कि ये संबंध जो है और आगे बढ़े, और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है खासकर, और अमेरिका भारत का साथ आना जरूरी भी है चाइना के लिहाज से। बस एक आखिरी पॉइंट, शायद ये बहुत कड़वा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश की यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पोलैंड और यूक्रेन जाने की बजाय? जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहां पर काम कर रहे हैं और जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान या चाइना करना चाह रहा है, जिन सेंटीमेंट का, क्या एक मैसेज देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए थी कि यस, हम आप 1971 में भी आपके साथ थे, 2024 में भी आपके साथ हैं, 21,024 में भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे? आप इसी के बहकावे में निश्चित रूप से देखिए, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो हमारे विदेश नीति के समक्ष एक नई चुनौती के रूप में बांग्लादेश खड़ा है। लेकिन जिस प्रकार से अभी वहाँ एक अंतरिम सरकार है, पूरी तरीके से वहाँ अभी भी शांति और सुरक्षा बहाल नहीं हो पाई है, तो प्रधानमंत्री की यात्रा मुझे लगता है कि मुश्किल है। जब वहाँ निश्चित रूप से जब वहाँ स्थितियां सामान्य होंगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री वहाँ की यात्रा करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने, मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो बाकी चैनल्स हैं, जो प्रो इंडिया जो एलिमेंट्स हैं या सेंटिमेंट्स हैं वहां पे, उनको लेके भारत ने और भारतीय जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उन्होंने काम शुरू कर दिया होगा, और उनसे हम बातचीत करने शुरू कर दिए हैं। हमने साफ किया है कि हमने वहाँ के आर्मी से भी संबंध स्थापित किए हैं, किस प्रकार से जो है वहाँ पे माइनॉरिटीज की रक्षा की जाए। तो अभी इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, जिसके साथ हम सबसे बड़ी 4093 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रधानमंत्री उसको किसी भी तरीके से उस हकीकत को नजरअंदाज कर सकता है। हमें बांग्लादेश को के साथ इंगेज करना ही पड़ेगा, और ऐसे समय में जब पाकिस्तान और चीन के साथ साथ अमेरिका भी उस पर नजर लगाए बैठा है, तो वो लेकिन अभी वो कहें कि बैकडोर जो चैनल्स हैं, निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई हो रही होगी, उनके जरिए बातचीत जारी है। लेकिन पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा पे हैं, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बीच जल्दी सीज फायर हो, ये जंग खत्म हो, और एक बार फिर से हमारा नाम, भारत का नाम आए कि भारत ने, देखिए, एक बार फिर से मध्यस्थता की और ये जो जंग है वो खत्म हुई है। लेकिन आई होप कि सब कुछ ठीक होगा। लेकिन शुक्रिया सर आपका, शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र सिंह, आप आए और इतनी बारीकी से आपने बातों को रखा। थैंक यू सर, जय हिंद, थैंक यू।